Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. आज इस वीडियो में हम मास्टर कीज के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी रीडिंग की स्कोर बेहतर हो सकती है। इम्प्रूव योर स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किल्स। रीडिंग के लिए स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का मानना है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग ही आइल्स है, यानी कि आइल्स के टेस्ट बगैर स्किमिंग एंड स्कैनिंग के आप अच्छा नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि स्किमिंग के माने क्या है। स्किमिंग के माने हैं कि आपने एक टेक्स्ट पढ़ा, उस टेक्स्ट के ओवरऑल मीनिंग क्या है। एक आपने टेक्स्ट पढ़ा और फिर आपको अंदाजा लगाना होगा व्हाट इज दिस टेक्स्ट अबाउट। ये स्पोर्ट्स के बारे में है, मार्केट के बारे में है, फूड के बारे में है। और जब उसी टेक्स्ट में आप कोई खास इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर विशेष इंफॉर्मेशन, जैसे नेम या कोई खास प्लेस जो कि क्वेश्चन में है कि व्हाट्स द बेस्ट प्लेस इन स्पेन, तो वो आप ढूंढ रहे हो, वो स्कैनिंग कहलाता है। अक्सर जो स्कैनिंग में ढूंढते हैं या तो वो किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या कोई खास डेट हो, ईयर 1944 और 1987 एंड सो ऑन, जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन है। तो स्कैनिंग आसान होता है क्योंकि आप खास वर्ड को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज योर वोकैबुलरी। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि आइल्स का टेस्ट जो है वो बेसिकली वोकैबुलरी का टेस्ट है। अगर आपके पास जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना अच्छा करेंगे, क्योंकि रीडिंग समझना आसान होगा, लिखना आसान होगा, बोलना आसान होगा। सो लैंग्वेज इन जनरल इज अबाउट वर्ड्स। द मोर वर्ड्स यू नो, द बेटर यू परफॉर्म, द बेटर यू कम्युनिकेट। अब एक वर्ड जानने का मतलब होता है कि आप उसकी मीनिंग को अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन को आप जानते हैं। यू नो हाउ टू से दिस वर्ड। इस वर्ड को इस्तेमाल कैसे करेंगे जुमले में, इस वर्ड के प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में, ये किस टाइप का वर्ड है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है। आइल्स में ज़्यादातर लोगों का आंसर गलत इस वजह से होता है कि स्पेलिंग उन्होंने सही नहीं की या सिंगुलर को प्लूरल कर दिया। कोलोकेशन, कोलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोकेशन होता है वर्ड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड के साथ ये दूसरा और तीसरा कौन सा वर्ड जा सकता है। जैसे ड्रिंक, तो ड्रिंक कॉफी, ड्रिंक टी, ड्रिंक जूस। अब ड्रिंक राइस नहीं कह सकते हैं, ड्रिंक व्हीट नहीं कह सकते। तो ये कोलोकेशन की बात होती है। जिसे आपने कह दिया कि ही मेक्स मिस्टेक, ये तो सही है। अगर किसी ने कहा ही डज मिस्टेक, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि मेक्स मिस्टेक कोलोकेशन सही कोलोकेशन है, डू मिस्टेक्स गलत कोलोकेशन। आपको एक टेक्स्ट में सब जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे। वो ज़रूरी नहीं है, हर वर्ड को समझना ज़रूरी नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ज़हन से निकाल देना होगा कि हमें हर वर्ड समझ में आए, हर चीज़ समझ में आए, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्किमिंग कर रहे हो, तो आपको बस जल्दी से समझना है, ऊपर के टेक्स्ट में पैराग्राफ के ऊपर में 2 सेंटेंसेस या नीचे के 2 सेंटेंस और बीच में कुछ कीवर्ड्स को देख करके आपको अंदाज़ा लगाना है कि व्हाट इज़ दिस पैराग्राफ अबाउट? ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है?
यहाँ पे किस चीज की बात हो रही। वहां पे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहा तो आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि फिर वो आंसर बाद में ढूंढने में मदद करेगा। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और कोई मीनिंग, कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। हो सकता है आप 100% ना समझे कि ये वर्ड क्या है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से उसका जनरल एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में ये वर्ड है, व्हाट डज़ इट मीन। आपको तेज़ी से पढ़ने की आदत डालनी होगी, और ये तभी हो सकता है जब आप रोज़ाना रीडिंग करें और फिर जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद फ़ौरन रुके, फिर अ, अगर किसी ने मुझसे इस पैरा के बारे में पूछा तो क्या मैं समराइज़ कर सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है? तो इस तरह की आप हैबिट फ़ॉर्म करेंगे तो स्पीड रीड में करने में मदद मिलेगी। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग से भी आपको बहुत कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कि आपने हेडिंग को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। हेडिंग से यही हमें अंदाज़ा मिलता है कि पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में। सब हेडिंग से भी कुछ अंदाज़ा होता है। ओवरऑल टेक्स्ट का लेआउट क्या है, उससे भी बहुत कुछ आपको बात समझ में आती है कि ये पैराग्राफ है, सब हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, किस तरह का टेक्स्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का टेक्स्ट जो है मैगज़ीन के टेक्स्ट से फ़र्क होता है। सबका लेआउट, लेआउट मतलब डिज़ाइन, किस तरह का टेक्स्ट है वो, उससे भी थोड़ा बहुत आपको क्लू मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में कीवर्ड्स देखना है, उसके प सिनोनिम्स के बारे में सोचना है, उसको पैराफ्रेज़ करके सोचना है और उसी चीज़ की मीनिंग आपको फिर टेक्स्ट में ढूँढना है। वहीं पे आपको आंसर मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको हर चीज़ समझने की ज़रूरत है। कीवर्ड्स को बहुत ध्यान देना है। जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा, उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, तो उसको हाइलाइट करना ज़रूरी होता है। अब ये कीवर्ड्स क्या हो सकता है, देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होता है वही कीवर्ड्स होता है। अब इम्पोर्टेंट वर्ड से क्या मुराद है? यानी कि अगर सेंटेंस में नाउन है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है, तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। प्रीपोज़िशंस या आर्टिकल्स, ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स नहीं है। इनको आपको हाइलाइट करना है। और फिर हाइलाइटेड वर्ड्स का सिनोनिम्स के बारे में सोचना है, या कभी पूरे सेंटेंस को पैराफ्रेज करके सोचना है कि दूसरे सेंटेंस जिसका माने सेम हो लेकिन वर्ड्स अलग हो, उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। और इन सब चीज़ों से आपको आंसर ढूँढने में बहुत मदद मिलेगा। कीवर्ड्स के बारे में सिनोनिम सोचें या फिर उसको पैराफ्रेज़ करें और उसी से रिलेटेड वर्ड्स ढूँढें आप टेक्स्ट में। वहीं पे आगे-पीछे कहीं पे आंसर होगा। ग्रामर भी कभी-कभी आपको बहुत मदद करता है आंसर ढूँढने में। वो कैसे? डिटेल्स में देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अ, एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद जो है ब्लैंक है। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो नाउन ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में रूल है, पैटर्न जो स्ट्रक्चर का एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल सिटी, तो अगर ब्यूटीफुल वहां पे दिया है, उसके बाद से फिल इन द ब्लैंक है, तो आपको पता है वहां पे सिटी ही होगा। तो इस तरह का टेक्निक अगर आप ग्रामर के बारे में सोचते हैं तो आंसर ढूंढने में मदद करता है। जैसे एक सेंटेंस है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक है, या एन है फिर फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी आपको समझना होगा इसके बाद नाउन ही आएगा। लाइक ही वाज ट्रांसफर्ड टू अ समथिंग, तो आपको पता है या तो प्लेस हो सकता है, यानी कोई नाउन नहीं होगा, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नाउन ही होगा। या अगर एन है, ही टुक एन डैश, मे बी अम्ब्रेला, maybe any noun that begins with
vowel sound. खास करके आइल्स में रीडिंग में जो 2 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें इसी तरह के आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी जिससे आंसर ढूँढने में मदद मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ग्रामर हेल्प करता है, खास करके समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन में। डेवलप योर एबिलिटी फॉर सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग। सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आइल्स की रीडिंग और इवन लिसनिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा सिनोनिम्स वर्ड्स को आप बढ़ाएँ, फ़ायदा होगा। The more words you know, the better you understand, the better you write, the better you comprehend. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में है कि क्रिकेट इज अ वेरी गुड स्पोर्ट। नाउ टेक्स्ट में आपको वेरी गुड नहीं मिलेगा, वहां पे या तो वंडरफुल होगा या लवली होगा या एक्सलेंट। क्रिकेट इज अ वंडरफुल स्पोर्ट इन इंडिया, तो इट्स अ लवली स्पोर्ट। तो अगर आपके पास सिनोनिम्स है तो आप आसानी से आंसर को ढूंढ सकते हैं। या आपके पास अगर पैराफ्रेजिंग स्किल्स है, पैराफ्रेज के माने होता है कि उसी चीज को डिफरेंट वर्ड्स में कहना। जैसा कि ही इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब वो दिल्ली जा रहा है। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली, इसके भी माने दिल्ली है, लेकिन आप देखें स्ट्रक्चर अलग है। मीनिंग यहाँ पे सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसी को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। और ज्यादातर आंसर्स ढूँढने में या तो आपको सिनोनिमस वर्ड्स हेल्प करेगा या पैराफ्रेजिंग हेल्प करेगा। तो ये स्किल्स को आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है। नाउ अगर आपने बहुत दिन तक तैयारी कर ली तो फिर 2-3 महीने के बाद आप रीडिंग का टेस्ट दें और आप देखें कि आपका स्किल्स कितना इम्प्रूव हुआ है। आपके पास कौन-कौन सी स्ट्रेटजी है ताकि आप डिफरेंट स्किल्स को अ, वहाँ पे चेक करें। लेकिन ये आपको एग्जाम कंडीशंस में नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोचना है, टाइम लेना है, जल्दी नहीं करना है। स्किल्स में शॉर्टकट्स नहीं होना चाहिए, वो टाइम लेकर के आप उसे इम्प्रूव करें, स्ट्रेटजी बनाएं। जब आपको लगता है कि ये आपकी स्किल्स, सब स्किल्स, स्ट्रेटजीज इम्प्रूव हो गई है, फिर आप एग्ज़ाम दोबारा ले रीडिंग टेस्ट का और अंडर एग्ज़ाम कंडीशन, ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा। इन अ वे यू आर गेटिंग यूज्ड टू द एग्ज़ाम कंडीशंस दैट यू माइट एनकाउंटर ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। आपने अगर टेस्ट दी और उसमें कुछ सवालात गलत हुए, कुछ जो उसमें प्रश्न हैं आपके गलत हुए, तो आपको बस छोड़ नहीं देना है। आपको उस पे फ़ोकस करना है कि ये मेरा आंसर गलत क्यों हुआ? या मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, सिनोनिमस वर्ड्स को हम नहीं समझे इस वजह से, या कहीं स्ट्रेटजी या टेक्निक की कमी रही। तो ये मिस्टेक को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना, ये गलती क्यों हुई? किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? आइंदा ऐसी गलती ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो मिस्टेक्स के बारे में सोचना, फिर उस एरिया में इम्प्रूव करना ताकि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। इससे आपके स्कोर नेक्स्ट टाइम में बहुत बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग में लगभग 14 टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कुछ कम भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी होगी और सब स्किल्स, जैसे आंसर्स को कैसे लोकेट करना है, पैराफ्रेजिंग स्किल, सिनोनिमस वर्ड्स, स्किमिंग, स्कैनिंग, ये सब स्किल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो रीडिंग स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आपका।
थैंक यू वेरी मच। और आइल्स की अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मुलाकात होगी।